नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पहलगाम हमले को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक में 5 से कम सांसदों वाली पार्टियों को नहीं बुलाया गया है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि सर्वदलीय बैठक में 5 या 10 से कम सांसदों वाली पार्टियों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक के बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। ओवैसी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पहलगाम पर सर्वदलीय बैठक के बारे में कल रात मैंने किरण रिजिजू से बात की। उन्होंने कहा कि वे केवल 5 या 10 सांसदों वाली पार्टियों को आमंत्रित करने के बारे में सोच रहे हैं। जब मैंने पूछा कि कम सांसदों वाली पार्टियों को क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि बैठक बहुत लंबी हो जाएगी। जब मैंने पूछा कि हमारे बारे में क्या, छोटी पार्टियों के बारे में, तो उन्होंने मजाक में कहा कि मेरी आवाज वैसे भी बहुत तेज है। ओवैसी ने आगे कहा कि यह भाजपा या किसी अन्य पार्टी की आंतरिक बैठक नहीं है। यह आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ एक मजबूत और एकजुट संदेश भेजने के लिए एक सर्वदलीय बैठक है। PM मोदी, क्या आप सभी दलों की चिंताओं को सुनने के लिए 1 घंटा अधिक खर्च करेंगे? उन्होंने कहा कि आपकी अपनी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, चाहे वह 1 सांसद वाली पार्टी हो या 100 सांसद वाली, वे दोनों भारतीयों की ओर से चुनी गई हैं और ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर उनकी बात सुनी जानी चाहिए। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की कार्य समिति की आपातकालीन बैठक की और इस हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किए जाने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी, महासचिव KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य नेताओं ने यहां पार्टी के 24 अकबर रोड स्थित कार्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक की शुरुआत नेताओं द्वारा हमले के पीड़ितों की याद में 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ में 1 जवान की मौत हो गई है। सेना के व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया है कि हमारे एक बहादुर को शुरुआती मुठभेड़ में गंभीर चोटें आईं और बाद में बेहतरीन चिकित्सा प्रयासों के बावजूद उनकी मौत हो गई। पोस्ट के मुताबिक मुठभेड़ अभी भी जारी है। पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सीमित करने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार का बयान आया है। BBC उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान के एक निजी चैनल पर उन्होंने कहा कि भारत की ओर से की गई घोषणाएं बचकानी और गंभीरता की कमी को दर्शाती हैं। भारत हर घटना के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराता है और अतीत की तरह इस बार भी ब्लेम गेम पाकिस्तान की तरफ डालने की कोशिश की गई है। अगर भारत के पास सबूत हैं तो उसे सामने लाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बैठक में हम भारत को मुंहतोड़ जवाब देंगे, यह जवाब कम नहीं होगा। सिंधु जल संधि के बारे में इसहाक डार ने कहा कि इस पर भारत के साथ हमारी लंबे समय से समस्या रही है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और सख्त कदम उठाया है। उसने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान सरकार का सोशल अकाउंट बैन कर दिया। भारत ने इससे पहले बुधवार शाम को CCS बैठक में 5 बड़े फैसले लिए थे। इसमें सिंधु जल संधि से लेकर अटारी बॉर्डर को बंद करना भी शामिल था और अब भारत ने सोशल मीडिया को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने पाकिस्तान का आधिकारिक X अकाउंट भारत में बैन कर दिया है। अब पाकिस्तान का अकाउंट भारत में नहीं दिख पाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए भारत भूषण को श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार से आतंकवादियों को खत्म करने और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में सभी लोग केंद्र के साथ हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने हमले को रोकने में खुफिया विफलता को दोहराया। PTI के मुताबिक पहलगाम आतंकवादी हमले में आतंकवादियों द्वारा मारे गए कर्नाटक के 2 पर्यटकों के शव गुरुवार को तड़के यहां कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाए गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम चरमपंथी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से CM योगी ने कहा कि पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की है। वह परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी।
सीएम योगी ने कहा कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। याद रखना, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी तरह की बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना और उग्रवादी घटना को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। बता दें कि कानपुर के गंगागंज इलाके के रहने वाले 30 वर्षीय शुभम द्विवेदी अपने पूरे परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी, माता पिता, बहन, बहनोई और ससुराल के कुछ रिश्तेदार भी थे। केंद्र आज गुरुवार शाम को होने वाली सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी देगा और उनके विचार सुनेगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह नेताओं को जानकारी देंगे। सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में बोल सकते हैं। वहीं शाम को होने वाली इस बैठक पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि आज हमारी सर्वदलीय बैठक है, फिर भी सरकार के गोपनीयता का हवाला देते हुए अपनी कार्य योजना का खुलासा करने की संभावना नहीं है, जैसा कि अक्सर होता रहा है। फिर भी यह हमारी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय दुख की इस घड़ी में हम सरकार के साथ एकजुट होकर जो भी निर्णय लें उसमें हम उसके साथ खड़े हों। अगर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में विपक्ष का सहयोग मांगती है तो हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान भारत की ओर से उठाए गए कदमों पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता है। बीबीसी उर्दू के मुताबिक एक पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में हुई घटना निंदनीय है और आतंकवाद का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। सिंधु जल संधि के निलंबन पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत लंबे समय से इससे बाहर निकलना चाहता रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की 100% स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारत हवाई क्षेत्र उल्लंघन के लिए अभिनंदन के रूप में दिए गए जवाब को याद रखेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के मुताबिक बलूचिस्तान में भारत के संरक्षण में आतंकवाद पनप रहा है। जाफर एक्सप्रेस की घटना में क्या हुआ यह सभी जानते हैं। भारत ने अलगाववादियों को पनाह दी है। बलूचिस्तान के अलगाववादी इलाज के लिए भारत जाते हैं, इसके कई सबूत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत को पहलगाम की घटना के लिए दूसरों को दोष देने की बजाय खुद को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी संभव है कि पहलगाम हमला भारत की ओर से ही किया गया एक झूठा अभियान हो। किसी को भारत से पूछना चाहिए कि अगर कश्मीर में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं तो दशकों से वहां मौजूद 7 लाख सैनिक क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाए जाने के बाद इसी के जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से ये मीटिंग बुलाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पर एक पोस्ट किया कि भारत सरकार की ओर से आज शाम जारी किए गए बयान का जवाब देने के लिए गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए चल रहे सेफ वक्फ कैंपेन पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान में कहा कि कश्मीर में आतंकवादी हमले में कई पर्यटकों के मारे जाने और घायल होने की घटना पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी सद्भावना प्रकट की है और फिलहाल अपने प्रदर्शन को रोकने का फैसला किया है। बोर्ड ने कहा कि मारे गए लोगों के प्रति सद्भावना प्रकट करने के लिए उसने विवादास्पद वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को 3 दिनों के लिए निलंबित करने का फैसला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन क्राइमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता नहीं देगा। वहीं अब ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता बहुत करीब था, लेकिन जेलेंस्की की ओर से अमेरिकी शर्तों को स्वीकार न करने से संघर्ष लंबा खिंच जाएगा। गौरतलब है कि यूक्रेन लंबे समय से कहता रहा है कि वह क्राइमिया को नहीं छोड़ेगा। इस इलाके पर साल 2014 में रूस ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।